हम पढ़ेंगे तुलनात्मक शिक्षा। तुलनात्मक शिक्षा के घटक: भौगोलिक घटक, भाषिक घटक, जातीय घटक, आर्थिक, दार्शनिक, नैतिक, धार्मिक, मानवतावादी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इन सारे घटकों का आज अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक शिक्षा क्या होती है? किसी देश के शिक्षा के मुख्य घटकों की समानता, विभिन्नताओं का अध्ययन करना तथा उनके अनुसार अपनी शिक्षा व्यवस्था में आपेक्षिक सुधार करना। इसके घटक कौन कौन से हैं? तो इसके 3 घटक: पहला प्राकृतिक घटक होते हैं, आध्यात्मिक और विज्ञानवादी। प्राकृतिक घटक में भौगोलिक घटक, भाषिक, जातीय और आर्थिक। आध्यात्मिक में दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक और विज्ञानवादी घटक मानवतावादी, समाजवादी, राष्ट्रीयता और लोकतंत्रात्मक। ये इसके घटक हो गए। भौगोलिक घटक के बारे में देखते हैं। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति तथा शिक्षा प्रणाली पर उस देश की भौगोलिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उसकी सभ्यता पर, संस्कृति पर निर्भर करती है। कैसी वहाँ की शिक्षा पद्धति है, वो वहाँ के रहन सहन पे काफ़ी निर्भर करती है। विश्व के विभिन्न देशों की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है। जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति अलग है, यूएस की अलग है, अमेरिका की अलग है, कनाडा की अलग है, यूरोप की अलग है, अफ्रीकन कंट्री की अलग है। तो हर देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग होती है। वहाँ के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में भेद पाया जाता है। तो रहन सहन, भारत का रहन सहन अलग होता है, यूरोप का रहन सहन अलग है, अफ्रीका का रहन सहन अलग है। भारत की सभ्यता, संस्कृति भी और देशों से अलग है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी और देशों से अलग है और शिक्षा प्रणाली भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो भौगोलिक घटक होता है, ये शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठंडे देश की जलवायु गर्म देश से भिन्न होती है। जैसे यूरोप हो गया, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। अफ्रीका हो गया, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। ठंडे और गर्म देश में रहने और सामाजिक व्यवस्था आदि में भिन्नता होती है। जैसे ठंडे देश में रहन सहन, उनकी वेशभूषा अलग हो जाएगी और गर्म देश की अलग हो जाएगी। शिक्षा प्रणाली सामाजिक व्यवस्था और रहन सहन से सदैव प्रभावित होती है। जैसे जहाँ के लोग रहते हैं, जैसे उनका रहन सहन होता है, उसी के अनुसार वहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं भी होती हैं। जो देश कृषि प्रधान होता है, वहाँ की शिक्षा प्रणाली में कृषि की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो विज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जहाँ पे शिक्षा में कृषि का योगदान ज़्यादा है, जीडीपी में कृषि का योगदान ज़्यादा है, वो कृषि पे ध्यान देते हैं। जहाँ विविध औद्योगिक केंद्र होते हैं, वहाँ तकनीकी और औद्योगिक विषयों पर ध्यान दिया जाता है। कुछ देश कृषि प्रधान होते हैं, वो कृषि पे ध्यान ज़्यादा देंगे। जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी देश की शिक्षा की संरचना उस देश की भौगोलिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डालती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दूसरा घटक देख लेते हैं, भाषिक घटक। भाषा भी काफ़ी हद तक शिक्षा को प्रभावित करती है। व्यक्ति अपने जन्म से ही एक विशेष भाषा धरोहर के रूप में प्राप्त करता है। जैसा व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है, तो उस भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, एक अपना इतिहास होता है, एक अपनी धरोहर होती है, उसको वो प्राप्त करता है, क्योंकि उसे अपने वर्ग की ही भाषा को सीखना होता है। किसी देश की सभ्यता, संस्कृति आदि कई अर्थों में उस देश की भाषा बद्ध होती है। यदि सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक स्वरूप अन्य बातों की ओर भी हमारा ध्यान जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा को प्रबल महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें भाषा के महत्व को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते कि भाषा का शैक्षिक पर प्रभाव नहीं है, क्योंकि भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव शिक्षा पर रहता है। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में भाषा का विशेष स्थान रहता है।
हम जानते हैं कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली का माध्यम मातृभाषा होता है, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा आसानी से समझ में आती है। वहाँ का राष्ट्रीय चरित्र प्रबल होता है। ठीक इसके विपरीत जहाँ की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होती है, वहाँ राष्ट्रीयता चरित्र निर्बल होता है। तो प्रत्येक देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो मातृभाषा में भी होनी चाहिए। जैसे जापान का जापानीज है, चीन का चाइनीज है, ऐसे जितने भी कंट्री है उनकी खुद की मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। जातीय जो घटक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। विश्व के प्रत्येक देश में कई प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। कई जातियों का उस देश के शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। इन जातियों में जो अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझती हैं वे दूसरों पर शासन का प्रयास करती हैं। यदि इस प्रयास में सफलता मिली तो अपना नियंत्रण दृढ़ता बनाने के लिए तदनुसार शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे अफ्रीका है। अफ्रीका में फ्रांस और इंग्लैंड के लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। इन देशों में लोग गोरे होते हैं। गोरे होने के कारण वह इस भावना से ग्रस्त हुए कि वह अफ्रीका के कार्य लोगों पर शासन करने के अधिकारी हैं। इस भावना के कारण अफ्रीका के अंग्रेजी और फ्रांसीसी उपनिवेशों के लिए विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रकार इन क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली में जातीय घटक बड़ा प्रभावकारी तत्व रहा है। भारत के भी यही उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जातीय प्रभाव होता है। कुछ जातियां होती हैं जो अपने आप को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। जैसे इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड पे शासन किया तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे शासन किया। तो ये चीज़ जातीय कारक भी काफ़ी प्रभावित करती हैं शिक्षा व्यवस्था को। अब अगला कारक देते हैं आर्थिक घटक। किसी देश की शिक्षा प्रणाली वहाँ की आर्थिक दशा से घनिष्ठ संबंध रखती है, क्योंकि जहाँ पे आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं उतनी फैसिलिटीज नहीं दे पाएंगे। देश की आर्थिक अवस्था के अनुसार ही शिक्षा के उद्देश्य देश की आर्थिक अवस्था के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निर्माण किए जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था के संबंध में देश का जो विश्वास होता है बालकों में विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए चीन में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था अंतर्गत संपत्ति राज्य की ही समझी जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की स्थिति है। इन देशों में व्यक्तिगत संपत्ति को पूरी मान्यता है, अतः तदनुसार शिक्षा प्रणाली के विकास में व्यक्ति के अधिकार का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी देश की शिक्षा प्रणाली के लिए। दार्शनिक घटक देख लेते हैं। किसी देश का जीवन दर्शन उद्देश्य की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। दर्शन जीवन को प्रभावित करता है, अतः शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा ही। प्राचीन यूनान का उदाहरण हमारे सामने है, जहाँ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने एक विशिष्ट दर्शन पर देश की शिक्षा व्यवस्था को आधारित किया और देश के संपूर्ण शासन को दार्शनिकों के हाथ में सौंपने की बात कही। वर्तमान काल में चीन की शिक्षा प्रणाली साम्यवादी दर्शन पर आधारित। प्राचीन भारत में वैदिक दर्शन के आधार पर गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। उसके बाद बौद्ध दर्शन, बिहार मठों की शिक्षा पद्धति का भी विकास किया गया। अब धार्मिक घटक देख लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में धर्म का विशेष महत्व होता है। इतिहास भी साक्षी है इस चीज़ का कि धर्म वेदी पर अनेक व्यक्तियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यूरोप के इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भारत में सिखों के भी ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं। धर्म प्रधान देश में अधिकांश जनता रूढ़वादी होती है और अपनी प्राचीन परंपराओं के विपरीत परिवर्तन का विरोध करती है। अतः शिक्षा प्रणाली में गहन गठन में हमें संबंधित जनता के धार्मिक
आस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक घटक शिक्षा के लिए प्रभावकारी घटक है। नैतिक घटक देख लेते हैं। कुछ देश कुछ धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और कुछ नैतिक व्यवहार पर अधिक बल देते हैं। जिस देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ प्रत्येक नागरिक के नैतिक व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि नैतिक व्यवहार ही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की आत्मा होती है। जिस देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली वहाँ की शिक्षा उद्देश्य व्यक्तिगत नैतिकता के विकास पर बल दिया जाता है। मानवतावादी घटक यूरोप के इतिहास के मध्य युग में गया मानवतावादी की एक ऐसी धारा चली जो व्यक्ति के धार्मिक अंधविश्वासों को छुटकारा देकर उसके जीवन को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। तो ये हो गया। अब समाजवादी घटक देख लेते हैं। आज के युग में हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों पर समाजवाद का प्रभाव व्याप्त है। समाजवाद के तत्व हमें प्लेटो के विचारों में विद्यमान मिलते हैं। प्लेटो ने व्यक्ति के सामने राज्य की प्रमुखता दी है और सारी संपत्ति तथा नागरिकों पर राज्य के एकाधिपत्य का समर्थन किया। समाजवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का कार्य उत्पादन के साधनों का राज्य के हितार्थ विकास करना होता है। राष्ट्रवादी घटक धर्मनिरपेक्ष घटक देश में एकता की भावना को बलवती करने के लिए शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता के विकास का प्रयत्न किया जाता है। भारत में जाति, धर्म तथा भाषा आदि की समानता नहीं है। इन सब अभावों के छोटे होते हुए भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा एवं एकता की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो। लोकतंत्रात्मक घटक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है। एक प्रकार के अनुसार राजनीति समता पर बल दिया जाता है और दूसरा के अनुसार सामाजिक समता पर।